Hello guys, it's Karan here for the first time on YouTube, and today I'm gonna discuss a very vital topic with all of you, that is Indian National Congress. Before that, I would like to say something about myself. I'm from Chhapra, Bihar, and I'm a UPSC civil service aspirant. Why I have chosen this topic to discuss? The reason is so simple. Whenever the question comes that when did the birth of Indian National Congress take place, the answer is in 1885. But when the question comes, who is the father of Indian National Congress, then the answer is A.O. Hume. But my question to you is that was he the real or actual founder of Indian National Congress? No. If the answer is no, then we have to look at the background, that what was the background so that the formation of INC, Indian National Congress, took place. And taking this point into consideration, I have chosen this topic to discuss. So before wasting our time, let's start it. And now I'm gonna use Hindi as well as English, both, so that most of the people can understand my views, my points. So जब हम बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं, सो जनरली बुक्स में ये लिखा होता है द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज A.O. ह्यूम. बट सिनेरियो जो बैकग्राउंड है इसके पीछे का, वो कंप्लीटली डिफरेंट है. ये तो क्लियर है, ऑब्वियस है कि बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में ही था और हुआ था. बट देखते हैं कि व्हाट वाज द एक्चुअल सिनेरियो बिहाइंड इट्स फॉर्मेशन. सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जैसे लोग, जो कि सिविल सर्विस एस्पायरेंट थे, और वे लोग एग्ज़ाम भी क्रैक किए थे इंग्लैंड में. और जब ऐसे लोग जब इंडिया आए, तो जाहिर सी बात है कि जब एक बंदा इतने इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम को क्रैक करता है या फिर उसके लिए प्रिपेयर भी करता है खुद को, तो ही विल बी अवेयर विद द टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, विद द टेस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, विद द टेस्ट ऑफ इक्वलिटी. और ऐसे बहुत सारे इंडियंस थे. और जब ये इंडिया में आए, तो दे हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस इन इंडिया. और ये लोग समझते थे, कास्टिज्म के प्रॉब्लम को समझते थे, जो ब्रिटिशर्स की ब्रुटैलिटी की वजह से जो इंडिया ने अपना फंडामेंटल राइट खो दिया था, या यूँ कह ले जो अपना ऑनर जो है इंडियंस लूज कर दिए थे, क्योंकि हम हमारे ही कंट्री में किसी और के द्वारा शासन किए जा रहे थे. वी वर बीइंग रूल्ड बाय समवन एल्स एट आवर मदरलैंड. सो ये जो ब्रूटल बिहेवियर था ब्रिटिशर्स का हमारे लिए, इंडियंस के लिए, इसकी वजह से एक नेशनलिज्म का भी राइज हो रहा था. नेशनलिज्म का राइज होने का सेंस मेरा यहाँ पे ये है कि जब नेशनलिज्म की राइज होती है किसी भी कंट्री में, इट मीन्स कि वहाँ के लोगों को जो अपने कंट्री से या अपने रीजन से जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. यूनिटी की एक भावना क्रिएट हो जाती है. और जब यूनिटी की भावना क्रिएट होती है, तो आप सब जानते हो कि एकता में ही बल है. और ऐसे सिचुएशन में फर्स्ट ऑफ ऑल एट लोकल लेवल, देन एट रीजनल लेवल, इंडियंस स्टार्टेड फॉर्मिंग एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशंस. जब रीजनल लेवल पे जब एसोसिएशंस बनने लगे, ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगे, जैसे मैं 2-3 एग्जांपल कोट करना चाहूँगा, जैसे कि मद्रास महाजन सभा
और पूना सार्वजनिक सभा और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जैसे लोगों ने जब लिटन को बोला कि यू शुड कंडक्ट इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन इंडिया, तो लिटन ने कंडक्ट करना तो दूर, he reduced the age from 21 to 19, and it was completely against the interest of we the people of India. And in such a scenario, Surendranath Banerjee thought to execute a march in whole India, which is known as Pan India Movement. और ऐसे सिचुएशन में उन्होंने पैन इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया। अब पैन इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होने का मतलब ये था कि पूरे देश में भ्रमण करना और इंडियंस को बताना कि जो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज हैं, जो उनके कार्य करने के तरीके हैं, इट इज कंप्लीटली अगेंस्ट ऑफ आवर इंटरेस्ट। और ऑब्वियस सी बात थी, जब हमारे ही देश में हमारे ही खिलाफ कोई हमारे ही इंटरेस्ट के अगेंस्ट में कोई काम करेगा तो यूनिटी तो होगी, और यूनिटी होगी तो वहां पे एक एसोसिएशन फॉर्मेशन होने के चांसेस भी होंगे। इट मींस व्हेन ही स्टार्टेड पैन इंडिया मूवमेंट, तो वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनने जैसा एक माहौल डेवलप कर गया था। और जब ऐसा माहौल डेवलप कर गया, सो ऑब्वियस ही बात था कि एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हो जाता। बट देयर वाज अ ब्रिटिशर हुज नेम वाज A.O. ह्यूम। उसने इस चीज को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करा, और ऑब्जर्व करने के बाद उसे यह पता लगा कि इफ इंडियंस विल बी एबल टू फॉर्म एन एसोसिएशन at national level, then they may do something which will be in against of British interest, क्योंकि इंडियंस ने ऑलरेडी रीजनल लेवल पे और लोकल लेवल पे एसोसिएशंस बना रखे थे। तो A.O. ह्यूम को लगा कि इस पैन इंडिया मूवमेंट की वजह से अगर यदि नेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, इंडिया के कॉर्नर से पीपल आके ज्वाइन करते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने को समर्थन देते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन तो बनेगा ही। और जब ऑर्गेनाइजेशन बनेगा तो इंडियंस उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं हमारे खिलाफ, हमारे इट मीन्स ब्रिटिशर्स के खिलाफ, हमें पता नहीं चलेगा। दे मे डू एनी रिवोल्ट, दे मे प्लान फॉर एनी रिवोल्ट, वो कुछ भी कर सकते हैं जो कि हमारे इंटरेस्ट के लिए नहीं होगा। सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रूल इंडिया, क्योंकि विद्रोह हो सकता है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन नेशनल लेवल पे बनेगा। अब जब ये बात A.O. ह्यूम के माइंड में इंटर किया, तो उसने सोचा कि इससे पहले कि इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन खुद के दम पे बनाए, इट विल बी बेटर to have a control over it. अब कंट्रोल कैसे करें, क्वेश्चन ये था कि वैसे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो एक चीज तो क्लियर था कि इंडिया विल डेफिनेटली फॉर्म एन एसोसिएशन, नोबडी गोना स्टॉप इंडिया। सो उसने सोचा कि अगर यदि हमारी हेल्प से एक एसोसिएशन बनता है तो एटलीस्ट इंडियंस को ये लगेगा कि ब्रिटिशर्स ने हमारी हेल्प करी है, तो हम एक आई उसके ऊपर रख सकेंगे, क्योंकि हम भी फाउंडिंग मेंबर्स की तरह वॉक करेंगे। सो उस वक्त जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो लॉर्ड डफरिन था। डफरिन मीन्स डफर। सो A.O. ह्यूम वहां पे जाके बोलता है डफरिन को कि देखो भाई, इंडिया ने पैन इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है, अब अगर इंडिया एक एसोसिएशन बनाता है तो
अंदर क्या प्लानिंग होगा आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, वो इंडियंस डिसाइड करने वाले हैं। और जब इंडियंस डिसाइड करने वाले हैं तो बस आप ऐसा समझ लो कि हमारे खिलाफ रिवोल्ट भी हो सकता है, जैसे कि 1857 में हो चुका था। सो इट विल बी बेटर कि हम उनका हेल्प करें एक एसोसिएशन के फॉर्मेशन में। और वो इतनी बार बोला डफरिन को, डफरिन वॉज कंप्लीटली इन अगेंस्ट ऑफ द व्यूज ऑफ एओ ह्यूम। वो इतनी बार डफरिन को बोला कि हमें हेल्प करनी चाहिए कि डफरिन परेशान हो गया। और डफरिन ने एक लेटर लिखा, और लेटर लिखा उसने सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ऑफ स्टेट जो कि इंग्लैंड में था, उसको लेटर लिखा और उसने बोला कि एओ ह्यूम सिम्स टू हैव अ बी इन हिज बोनेट। मतलब जैसे मधुमक्खियां हमारे कानों के पास बनाती रहती हैं, एओ ह्यूम ने मेरे भी कानों में दम कर रखा है कि इंडिया में जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है जो हमारे खिलाफ जा सकती है। सो इसको रोकने के लिए एओ ह्यूम चाहता है कि वी द ब्रिटिशर्स शुड सपोर्ट इंडियंस टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन। तो एओ ह्यूम ने उस लेटर में ये लिखा कि आई एम अलाउिंग एओ ह्यूम टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन टू एंड ही कैन हेल्प इंडिया, बट ऑफिशियली आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प हिम। I am not going to involve myself and no any other Britishers will be involved in it. That is AU ह्यूम को जो करना है वो पर्सनल लेवल पे कर ले, ऑफिशियली हम कुछ नहीं करने वाले। और इन बिटवीन क्या हुआ, दादा भाई नौरोजी जो कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, उन्होंने कहा देखो, इंडियंस को बोला, उन्हें बुलाया और उनसे बोला कि आप एसोसिएशन बना रहे हो, इट्स ओके, पैन इंडिया मूवमेंट कर रहे हो, एसोसिएशन बनाने के चांसेस भी हैं, बन सकते हैं, बट इन बिटवीन आपने एसोसिएशन बना भी लिए तो अल्टीमेटली करना क्या है, यू हैव टू रिमूव द एविल्स दैट इज प्रिवेलिंग इन आवर सोसाइटी एंड फॉर दैट हु विल पास द लॉज, ब्रिटिशर्स। सो यू डोंट हैव एनी पावर। और आप एक ऐसा एसोसिएशन बनाने जा रहे हो जिसमें ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व नहीं है, और आपने बनाया तो ब्रिटिशर्स को लगेगा ये तो एंटी ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन है। और इन सच अ सिनेरियो इफ यू विल डिमांड एनीथिंग फ्रॉम देम दे विल नेवर गोइंग टू फुलफिल इट। सो ये तो कुछ ऐसी ही बात हो गई कि आप अपने पड़ोसी में रह रहे हो, पड़ोसी के साथ रह रहे हो। सपोज आप लोग 6 बंदे हो, एक बंदा जो है काफ़ी पावरफुल है, थोड़ी बहुत समझ लो कि खटपट भी आपस में, 5 लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जो पावरफुल इंसान है उसको छोड़ दिया। ठीक है, गांव में रहते हो आप, सपोज आपको एक डैम कंस्ट्रक्ट करना है। अब आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई तो जो 6 पीपल है उसे लगेगा कि ये तो मेरे खिलाफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मेरे को तो इन्वॉल्व करा ही नहीं। तो वो तो अपने ये यही सोचेंगे ना, तो एंटी हो गए आप लोग पांचों। तो कल को आपको मनी की ज़रूरत पड़ेगी तो आप तो गरीब हो, वो पावरफुल है, पैसे हैं, पावर है, डैम कंस्ट्रक्ट करना है, आप पैसे की डिमांड भी करोगे, बोलोगे गांव के लिए, सबके लिए, बट वो सुनेगा नहीं आपकी, क्योंकि आपने उसे इन्वॉल्व नहीं किया है। तो ऐसे सेम सिचुएशन था कि एक आप इंडिया में नेशनल लेवल पे तो बना दोगे एक ऑर्गेनाइजेशन, बट आपको क्या लगता है ब्रिटिशर्स को जब आप बोलोगे किसी चीज़ के लिए, आपकी सुनेंगे? वो नहीं सुनेंगे, because they will think that this is that type of organization which is working in against of Britishers. So दादा भाई नौरोजी ने कहा वो इनवाइट कर रहे हैं तो आप उनकी बातें मान लो, और एओ ह्यूम ने इनवाइट कर दिया था उन्हें। सो इंडियंस को लगा कि हाँ ये बातें तो सही है, आखिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो कह रहे हैं, और बातें सही भी थी। सो एओ ह्यूम के नेतृत्व में आप कह सकते हो कि कांग्रेस का गठन हुआ या फॉर्मेशन हुआ, ऐसा कह सकते हो। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि क्या वो एक्चुअल फाउंडर हुआ क्या? नाउ आंसर इज वेरी मच क्लियर, नो, ही कैन नॉट बी द एक्चुअल फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्योंकि वो नहीं भी होता तब भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते,
हो सकता था 1885 में ना बनता, आफ्टर 1885 बनता, क्योंकि ऑलरेडी हम रीजनल लेवल पे और लोकल लेवल पे तो ऑर्गेनाइजेशंस बना ही चुके थे और बना ही रहे थे, तो हम नेशनल लेवल पे भी बनाने के लिए एबल थे। बट एओ ह्यूम, जो कि बहुत ही आप कह सकते हो क्लेवर माइंडेड इंसान था, जिसने बीच में इंटरप्ट किया, क्योंकि उसने सोचा यदि हम इंटरप्ट कर लेते हैं तो एक मोरल वैल्यूज़ होगी ब्रिटिशर्स का इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और एटलीस्ट उनकी हेल्प से बना है ये कांग्रेस, सो एटलीस्ट वो एक आई रख सकेंगे कि इंडियंस प्लान ऐसा तो नहीं कर रहे हैं जो कि ब्रिटिश के इंटरेस्ट के खिलाफ हो, या कोई रिवोल्ट की प्लानिंग तो नहीं हो रही है। तो इसको माइंड में रखते हुए इन्होंने कहने के बजाय एओ ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन की जो है गांठ रखी, बट वो एक्चुअल फाउंडर नहीं हुआ। ही जस्ट प्लेड अ रोल ऑफ कैटलिस्ट। जैसे एक रिएक्शन होता है और रिएक्शन होता है तो उसका एक प्रोडक्ट हमें मिलता है, तो रिएक्शन इंडिया की हो रही थी और प्रोडक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन की तरफ हम मूव कर रहे थे, बट कैटलिस्ट का ये रोल होता है कि वो रिएक्शन में इंटर करे और इंटर करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे ताकि प्रोडक्ट जल्दी मिल जाए। तो एओ ह्यूम सिर्फ एक कैटलिस्ट का रोल प्ले किया, ना कि रिएक्टेंट था। वो सिर्फ एक कैटलिस्ट की तरह रोल प्ले किया। उसने जस्ट इस जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है उसको इंक्रीज कर दिया। अदरवाइज वो नहीं भी होता तब भी हम फॉर्मेशन करते एक ऑर्गेनाइजेशन का नेशनल लेवल पे, और हम इंडियंस हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। सो ये सारी बातें जो हैं ये प्रूव करती हैं कि द रियल फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज नॉट एओ ह्यूम, rather he was just a catalyst। और साथ ही साथ मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा, और जैसे कि 1 मिनट, एक लाइन कही जाती है, एक सेंटेंस कही जाती है कि एओ ह्यूम इंस्टेड ऑफ बीइंग फादर ऑफ कांग्रेस वाज इन फैक्ट लाइटनिंग कंडक्टर इंस्टॉल्ड एट द टॉप। जरा सा समझना इस चीज़ को। जैसे घर बनता है, घर को आप कांग्रेस की तरह समझ लो। बिजली जो होती है, लाइटनिंग, उससे घर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक त्रिशूल या फिर एक आयरन रड का यूज़ करते हैं। वो क्या करता है, जो थंडर होता है, जो लाइटनिंग होता है, उससे पूरे घर को बचा लेता है। तो यहाँ पे जो घर हुआ वो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, ठीक है। इसका फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन हो रहा था, तो एओ ह्यूम जो था वो एक रॉड की तरह काम किया, जो कि थंडर से, लाइटनिंग से बचा रहा था। क्योंकि सपोज अगर यदि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन कर लिया होता तो ब्रिटिश जरूर उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये एंटी ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे सिचुएशन में इंडियंस के लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट होता ब्रिटिशर्स को हैंडल करना। सो एओ ह्यूम ने खुद आकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनवाया। इट मीन्स एक ब्रिटिशर्स ने ही इंडिया की हेल्प करी है। अब अगर यदि कोई ब्रिटिश अथॉरिटी कोई भी हिंडेंस क्रिएट करता या कोई प्रॉब्लम खड़ा करने की कोशिश करता, तो एटलीस्ट एक ब्रिटिशर्स था जो कि उन्हें समझाता कि नहीं, इंडियंस जो है गलत नहीं है। वो एक रॉड की तरह काम करता उस पूरे घर यानी पूरे कांग्रेस को बचाने के लिए, क्योंकि ब्रिटिश का भी तो इन्वॉल्वमेंट था इसको फॉर्मेशन में। सो ये इंडिया के लिए भी अच्छा था। ये बहुत ही लॉजिकल ये पॉइंट है। सो एक बातें और कही जाती है कि स्टेटमेंट और आता है कि एओ ह्यूम वाज नॉट द फादर, रेदर ही वाज ट्रेंड मिडवाइफ एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ कांग्रेस। जैसे कि व्हेनेवर अ मदर डिलीवर्स अ बेबी, वहाँ पे आप एक मिडवाइफ को देखते हो। जब पुराने ज़माने में जब कोई भी लेडी जब किसी बच्चे को जन्म देती थी तो वहाँ एक हमेशा मिडवाइफ होती थी जो हेल्प करती थी। सो यहाँ पे अगर यदि कांग्रेस को देखा जाए तो कांग्रेस का फॉर्मेशन हो रहा था और एओ ह्यूम बस एक हेल्पर की तरह था, नथिंग मोर देन दिस। सो वी कैन नॉट से दैट एक्चुअल फाउंडर
of Indian National Congress was A.O. Hume. So यही मैं कहना चाहता था। हालांकि बहुत सारी पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो कि डील करने लायक हैं। जैसे एक पॉइंट और मैं रखना चाहता हूँ, जब 1913 में 1 मिनट, विलियम वेडरबर्न ने ए.ओ. ह्यूम की बायोग्राफी लिखी, पब्लिश करी, तो उसी के बेसिस पे 1916 में लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वॉल्व थियोरी के बारे में बताया और इसे रिलेट किया इंटरनेशनल कांग्रेस से। और उन्होंने कहा जैसे टू सेव द प्रेशर कुकर फ्रॉम प्रेशर दैट डेवलप्स इनसाइड इट, हम वहाँ पे क्या करते हैं, एक नोजल लगा देते हैं, एक वेसल लगा देते हैं, और वो जो सीटी है एक्स्ट्रा प्रेशर को रिलीज करने में हेल्प करती है। तो ए.ओ. ह्यूम वाज नथिंग, ही जस्ट प्लेड द रोल ऑफ अ नोजल। कि अगर यदि ब्रिटिश इसे सप्रेस करने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक ब्रिटिश का खुद हाथ है यहाँ पे इसके फॉर्मेशन में। सो आप कह ही नहीं सकते हो कि ह्यूम रियल फाउंडर था। नहीं होता तब भी हम बनाते। रीजनल लेवल पे हम सक्सेसफुल हो रहे थे, लोकल लेवल पे हो रहे थे, पैन इंडिया मूवमेंट हो रहा था, इंडियंस में नेशनलिज्म की भावनाएं जग रही थी। सो इन सच अ सिनेरियो हम जरूर सक्सेसफुल होते। सो ये थी एक्चुअल बैकग्राउंड, एंड दैट्स व्हाई आई हैव चूजन दिस टॉपिक, and I hope I have discussed it in a very broader way. And if you have any question, then you can definitely ask me in the comment box. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.